हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है फ्रेंड्स। सेहत का ध्यान दीजिए। इसका और इसका देखिए, बता रहा हूँ। जो यहाँ से यहाँ तक मुझे पता है, बार बार बोलता हूँ, लेकिन बार बार बोलने लायक बात ही है। टेंशन लेंगे, लाइफ की पेंशन बंद हो जाएगी। समझ में आया? टेंशन लेंगे, लाइफ की पेंशन बंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस मंत्र को अपने लाइफ में डालिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो है फ्रेंड्स लिथुवेनिया टीआरपी ए टू जेड डिटेल, ए टू जेड, ABCD Z सब कुछ। ठीक है, ये वीडियो अगर आप देख लेंगे, आपको गाइडेंस, मेरे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको A to Z सब बताने वाला हूँ, सब। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। अगर आपको किसी से कोई सवाल नहीं पूछना है तो ठीक है, अगर आपने पूछा तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि लिथुवेनिया क्या है। लिथुवेनिया क्या है? देखिए, लिथुवेनिया एक कंट्री है जो आती है आपकी ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप के बीच में। ठीक है, अब ये कंट्री जानी जाती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो काम मिलता है ये मिलता है अनस्किल्ड लोगों को। ठीक है, अनस्किल्ड या फिर जो कैजुअल लेबर होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइड में हो गए, एग्रीकल्चर साइड में हो गए, इन लोगों को मिलता है। ठीक है, इस चीज़ को समझ जाइए। आपने अगर देखा होगा तो लिथुवेनिया का इंडिया के साथ बहुत अच्छे उनके लंबे टाइम के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, अग्रीमेंट साइन हुए हैं। और इसी के चलते चलते क्या हुआ कि लिथुवेनिया का पूरा जो TRP का सिस्टम था, नेशनल वीज़ा का सिस्टम था, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ और उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने वहाँ पे जाना शुरू किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लिथुवेनिया के बारे में हो गया। अब जो लोग ये पूछते हैं कि भाई लिथुवेनिया हम कैसे जाएँ, ये आप पक्का देखिएगा, मैं पूरा आपको बता रहा हूँ। लिथुवेनिया मैंने बता दिया। TRP, ये जानिए फ्रेंड्स, लिथुवेनिया का TRP क्या होता है। एक होता है TRP, लिथुवेनिया का TRP क्या होता है। देखिए, एक होता है लिथुवेनिया जाने का, काम करने का। अगर आप लिथुवेनिया जाना चाहते हैं, दो तरीके हैं, दो तरीके। पहला तरीका है TRP, टेम्पररी रेसिडेंस परमिट। ठीक है, टेम्पररी रेजिडेंस परमिट पहला तरीका। दूसरा है आपका नेशनल वीज़ा, लिथुवेनिया का नेशनल वीज़ा, जिसको आप D कैटेगरी वीज़ा भी बोलते हैं। किसी किसी कंट्री में इसको लॉन्ग स्टे वीज़ा या D वीज़ा बोला जाता है। ठीक है, तो नेशनल वीज़ा और TRP दो तरीके से आप लिथुवेनिया जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम आते हैं कि TRP क्या होता है और नेशनल वीज़ा क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ दिखा देता हूँ कि अगर मैं तो आपको बताऊँगा ही। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिथुवेनिया गवर्नमेंट की, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट की साइट पर आएंगे, उन्होंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है चार्ट को। ये यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यही है कि थोड़ा बहुत ब्राइटनेस मैं कम कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप ये चार्ट देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए, ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये चार्ट देखिए आप, ये पूरा चार्ट यहाँ पे है। ठीक है, इस चार्ट से आपको सब समझ में आ जाएगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 क्या है। अब देखिए, इस चीज़ को समझिए, TRP और नेशनल वीज़ा। ठीक है, ये कैसे पता चलता है कि आप TRP पे जा रहे हैं और नेशनल वीज़ा पे जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। ये डिसाइड करता है आपका एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो आपको कॉन्ट्रैक्ट बना के देता है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है, जो वर्क परमिट आपको मिलता है, एम्प्लॉयर जो देता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट या फिर वर्क परमिट बोलते हैं। इसको प्लीज़ वर्क परमिट को वर्क वीज़ा से कंफ्यूज मत करिए फ्रेंड्स। सब लोग क्या बोलते हैं, मेरा वर्क परमिट नहीं आया, वर्क परमिट नहीं आया। अरे आपका वर्क परमिट नहीं आया तो एम्प्लॉयर से पूछिए। बट वो एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, मेरा वर्क वीज़ा नहीं आया। वर्क परमिट को फाइल में लगा के आप एम्बेसी में सबमिट करते हैं, VFS में सबमिट करते हैं, तब आपको वर्क वीज़ा मिलता है। इसलिए डिफरेंस को समझिए। ठीक है, अब एम्प्लॉयर अगर आपको TRP पे बुलाता है तो आपका जो परमिट होगा वो TRP का होगा। एम्प्लॉयर अगर आपको नेशनल वीज़ा पे बुलाता है तो वो आपका नेशनल वीज़ा होगा। तो कौन डिसाइड करता है? एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि जो आपका मीडिएशन लेटर है, जो मिग्रिस नंबर है, वो एम्प्लॉयर ही जनरेट कराता है। इस चीज़ को समझिए। लोग क्या बोलते हैं, नहीं हमें भी करना पड़ता है। आपको सिर्फ अपनी डिटेल देनी होती है, आपको अपना PCC देना होता है, डिटेल देनी होती है। ठीक है, PCC भी बहुत सारे एम्प्लॉयर्स नहीं पूछते हैं, आजकल पूछने लग गए हैं। आपको अपनी डिटेल देनी है, सब कुछ देना है। सारा जो मीडिएशन लेटर का काम होता है वो एम्प्लॉयर करके देता है। अगर एम्प्लॉयर जेन्युइन है, एम्प्लॉयर अच्छा है, तो सारा काम खुद आपको करके देगा। ठीक है, अगर आपको एम्प्लॉयर ने खुद हायर किया, सारा काम कर देगा। अगर समझ लीजिए किसी एजेंट के थ्रू भी जा रहे हैं, अगर एम्प्लॉयर अच्छा है, सब कुछ वो खुद करके देगा। तो इस चीज़ को समझिए कि TRP
और जो नेशनल वीज़ा होता है ये आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। अगर टीआरपी उस पर एम्प्लॉयर ने टीआरपी के थ्रू आपको लेके आना है तो टीआरपी, नेशनल वीज़ा के थ्रू आना है तो नेशनल वीज़ा। अब ये होता कैसे है समझिए, देखिए बहुत मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है लिथुआनिया में, वो अपने कंपनी में देखता है कि भाई मेरे पास कितनी सारी सीट्स हैं। समझ लीजिए एक एम्प्लॉयर के पास 15 सीट है। अब वो 15 सीट एम्प्लॉयर पहले एज पर जो यूरोपियन यूनियन का लेबर लॉ है उसके हिसाब से पहले उसको अपनी कंट्री के लोगों को हायर करना है, ठीक है। तो वो हायर करता है, देखता है कि कोई भी भाई मुझे सही आदमी मिल नहीं रहा, कोई एक्सपर्ट नहीं है। फिर वो इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करता है, एक लेटर बनाता है, फाइल बनाता है, वो फाइल भेजता है लिथुआनिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को। वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को अप्रूव करती है, ठीक है भाई आपने अपने कंट्री में देख लिया, लिथुआनिया में देख लिया, अपने सिटी में देख लिया, समझ लीजिए विलिनियस का जो राजधानी है वहाँ का एम्प्लॉयर है, हमने देख लिया, कोई बात नहीं, हम आपको ये अप्रूवल देते हैं कि आप फॉरेन एम्प्लॉयज़ को, फॉरेन वर्कर्स को हायर करिए। समझ गए आप? कोई भी एम्प्लॉयर डायरेक्टली हायर नहीं कर सकता, उसको लिथुआनिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का अप्रूवल चाहिए। समझे आप? ये चीज़ समझिए। अब जब एम्प्लॉयर को अप्रूवल मिल गया उसके बाद क्या करता है वो, उसके बाद आपका सारा कार्यक्रम शुरू होता है। वो आपका परमिट बनाता है, मीडिएशन लेटर बनाता है, आपका मिग्रिस नंबर जनरेट होता है। आप मिग्रिस नंबर लेके आप क्या करते हैं, आपको 4-5 दिन वेट करना पड़ता है क्योंकि मिग्रिस नंबर सिस्टम में आता है। उसके बाद आप वीएफएस अपॉइंटमेंट लेते हैं। समझ गए? तो मैं आपको वीएफएस अपॉइंटमेंट तक लेके आ गया, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो परमिट है वो सही है कि नहीं? बहुत ही सिंपल तरीका है। समझ लीजिए कि मैं एक एजेंट हूँ, आप मेरे थ्रू काम करा रहे हैं। समझ लीजिए मैंने आपको एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ला के दे दिया, आपको कैसे पता वो सही है कि नहीं? आप बोलेंगे चलो भाई हम योर वीज़ा मेट भाई को भेज देंगे, प्रतीक भाई को भेज देंगे, मेरा नाम प्रतीक है, मेरे को भेज देंगे और मैं चेक करके बताऊँगा। मैं बता दूँगा, लेकिन आप कैसे चेक करेंगे? बहुत सिंपल है, आप मुझसे पूछिए। समझ लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया कि हमें कंपनी का ईमेल आईडी दे दीजिए। आपको क्या करना है, उसी परमिट को स्कैन करके, समझ गए, कंपनी को ईमेल कर देना है कि भाई मेरा नाम सो एंड सो है, मुझे ये अटैच्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है आपकी कंपनी से, प्लीज़ इसको कंफर्म करिए कि ये जेन्युइन है कि नहीं। कंपनी कंफर्म करके दे देगी। अगर कंपनी का ईमेल नहीं आया रिप्लाई, एजेंट को बोलिए भाई मैंने तो कंपनी को ईमेल किया है, कंपनी को बोलिए करने के लिए। इसका एक और स्ट्रॉन्ग तरीका क्या है, उसी मेल को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कॉपी में रख दीजिए। एम्प्लॉयर को 100% रिप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एम्प्लॉयर देखेगा कि भाई ये तो बहुत तगड़ा फॉरेन वर्कर है, इसने तो यार मेरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को ही कॉपी में रखा है, मुझे इसको रिप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए फ्रेंड्स आप? इसलिए मैं बोलता हूँ इसको सही रखिए। तो आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट भी वेरीफाई करा लिया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसमें आप अपना मीडिएशन लेटर भी अटैच करके सब कुछ कंफर्म कर सकते हैं। आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मीडिएशन लेटर सही है कि नहीं है कि नहीं, आप खुद कर सकते हैं। एम्प्लॉयर को टू करिए सीसी में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अगर आपके ईमेल आईडी नहीं है मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगा। अब हम आते हैं कि आपको फाइल कैसे बनानी है, ठीक है। वीएफएस अपॉइंटमेंट जब आ गए, अब देखिए फ्रेंड्स आजकल लिथुआनिया का टीआरपी का वीएफएस अपॉइंटमेंट बंद है, सबको पता है, लेकिन खुलेगा ज़रूर, धीरज रखिए, ब्लैक में मत लीजिए। देखिए फ्रेंड, जैसे मुझे पता है अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, आपको पता है अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, वैसे एम्बेसी को भी तो पता है, लिथुआनिया एम्बेसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा। तो भाई आप कैसे पहुंच गए एम्बेसी, कैसे पहुंच गए वीएफएस, आपकी फाइल एम्बेसी कैसे पहुंच गई? जब वीएफएस में अपॉइंटमेंट ही नहीं है तो आपकी फाइल वीएफएस पे सबमिट कैसे हुई? इसका मतलब आपने ब्लैक में अपॉइंटमेंट लिया है। तो आपको लगता है कि एम्बेसी इतनी बेवकूफ़ है, एम्बेसी को समझ में नहीं आएगा? क्यों ऐसा काम करते हैं फ्रेंड्स? मत करिए, ब्लैक में अपॉइंटमेंट मत लीजिए, वरना आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। समझ गए आप? ठीक है, वेरी गुड। तो आपने वीएफएस का जेन्युइन वेबसाइट से अपॉइंटमेंट ले लिया, फाइल में लगा। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लीगलाइज कराने हैं, इस चीज़ को समझिए फ्रेंड, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखिए मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए आप पढ़ लीजिए खुद ही, कितना सिंपल है। यहाँ पे आप देखिए, इसको देखिए फ्रेंड, देखिए कितना सिंपल प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप, आप देख रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। समझ गए? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लीगलाइज कराने हैं, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स,
बहुत ही सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस वेबसाइट पे आएंगे, इस वेबसाइट पे सब कुछ दिया हुआ है। दिख नहीं रही है आप लोगों को, रुकिए मैं दिखाता हूँ, इसका ब्राइटनेस कम करता हूँ तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए इस वेबसाइट पे आइए, ये देखिए दिख रहा है आपको क्या लिखा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट लीगलाइज। अभी दिख रहा होगा आपको, थोड़ा ऊपर करता हूँ। ये देखिए ये वेबसाइट है और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स। इधर आपको लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन। ये देखिए, देखा आपने डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन, और वेबसाइट का नाम देख लीजिए कौन सी वेबसाइट है। ये देखिए ऊपर वेबसाइट का एड्रेस है, ये देखिए। अब मैं आपको खुद ही दिखा देता हूँ ये लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये पढ़िए इधर क्या लिखा है, इधर देखिए ये जो आपको दिख रहा है, पढ़िए आप फ्रेंड्स, खुद पढ़िए। सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है, समझ गए आप, एकदम सिंपल है। आप ध्यान दीजिए कौन कौन से कैन बी लीगलाइज्ड और अप्रूव्ड बाय सर्टिफिकेट। ठीक है, इन्होंने पहले एक्सप्लेन किया है कि लीगलाइजेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और अप्रूवल सर्टिफिकेट इज द वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर साइन पर्सन हेल्ड पोजीशन। अब देखिए आप लोग पूछेंगे यार हम तो इंडियन है, हम तो एपोस्टाइल कराते हैं, क्या हमें डबल लीगलाइज कराने की जरूरत है? नहीं, आप लोगों को डबल मतलब हम भारतीय नागरिक हैं, हमें डबल लीगलाइजेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप पढ़िएगा तो एक कन्वेंशन आया था जिसको हेग कन्वेंशन, हग कन्वेंशन, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, उस कन्वेंशन में जो भी कंट्रीज़ हैं उनको लीगलाइज कराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कंट्रीज उस हग कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन में नहीं थी, उनको अपने डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल के बाद भी लीगलाइज कराने हैं। एक तरह से उसको आप डबल अपोस्टाइल बोल सकते हैं, मतलब आपका डबल लीगलाइजेशन हो गया। ठीक है, एक बार अपोस्टाइल लीगलाइज। ठीक है, समझिए जो भी कंट्रीज वो हग कन्वेंशन में नहीं थी, इंडिया है तो इंडियंस को कराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपोस्टाइल कराना है। ठीक है, when an application for a temporary residence permit is submitted, the following documents that were issued abroad must be certified by an apostille and legalized if necessary। कौन कौन से हैं देखिए, डॉक्यूमेंट्स कंफर्मिंग फैमिली टाइज, आपकी फैमिली के जो डॉक्यूमेंट कंफर्म कर दिया, जैसे आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, अगर माँ बाप का रिश्ता है, अपने पापा मम्मी को बुला रहे हैं तो वो रिश्ता हो गया। वो कैसे सबमिट करेंगे? पैन कार्ड, आधार कार्ड पे आपके फादर का नाम लिखा होगा, ठीक है, पासपोर्ट, तो उन सबको आपको क्या करना है, आपको अपोस्टाइल या फिर लीगलाइज कराना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर, अगर आपका डिवोर्सी है तो वो लगाइए, किसी का अगर डेथ हो गई। अ डॉक्यूमेंट दैट कंफर्म्स द कंक्लूजन ऑफ अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, अ डॉक्यूमेंट दैट कंफर्म्स द कंक्लूजन ऑफ अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, आपका जो परमिट है उसको भी आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर देखिए इसमें भी एक क्लॉज है, अगर आपके एम्प्लॉयर ने वो ऑलरेडी वहाँ से करा के दिया है, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ठप्पा उप्पा लगा के देते हैं, तो आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ब्लैंक है तो उसको करा लीजिएगा। हायर एजुकेशन, आपकी जो भी लास्ट वाली एजुकेशन है, जो आपने सबसे लास्ट में ख़त्म की है, मतलब रिसेंट वाली है उसको, और अगर आपको कभी कन्विक्ट किया गया है कोर्ट से तो वो आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बहन, इसमें बहुत सारे लोगों ने को डाउट है क्या हम बाई पोस्ट भेज सकते हैं? वो वाला सिस्टम फ्रेंड बंद हो चुका है। अब बाई पोस्ट आप सबमिट नहीं कर सकते, वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, जनवरी 18, 2024 से वो बंद हो चुका है, आप नहीं कर सकते। ये देखिए स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पढ़ लीजिए आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये देखिए पढ़िए इसको, क्या लिखा है ये, Documents submitted for legalization through courier services will no longer be accepted as of January 18, 2024। ये देखिए, समझ गए आप? मतलब इसका मतलब क्या है, आपको अपॉइंटमेंट लेके आना है। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेके आना है और तभी आपके डॉक्यूमेंट जो भी है लीगलाइज, सुपर लीगलाइज, डबल लीगलाइज तभी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको यहाँ दिखाए, इन्हीं डॉक्यूमेंट को आपको ट्रांसलेट भी करना है, ट्रांसलेट भी करना है आपको। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ट्रांसलेट करने हैं, उसके बाद अपोस्टाइल कराना है। समझ गए फ्रेंड्स, ट्रांसलेट एंड अपोस्टाइल। ठीक है, लिथुआनियन लैंग्वेज में, वीडियो लिथुआनिया टीआरपी नेशनल वीजा पे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हो गई आपकी फाइल रेडी। अब आपने अपॉइंटमेंट ले ली, आप जाके वीएफएस में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। मैं वीएफएस का वो हूँ, बंदा हूँ, आपने मुझे फाइल दी, मैंने फाइल आपकी एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, अब क्या होगा, अब टीआरपी वालों की बात करते हैं। टीआरपी वालों के पास ऑप्शन होता है कि वो अपना कार्ड यहाँ ले ले
ठीक है, या फिर लिथुएनिया में लें। फिर से सुनिए क्या बोल रहा हूँ, टीआरपी वालों के पास ऑप्शन होता है कि वो अपना कार्ड या तो एम्बेसी ऑफ लिथुएनिया न्यू दिल्ली से पर्सनली कलेक्ट करें, या फिर आप बोल दें कि भाई नहीं मुझे लिथुएनिया में ही चाहिए। अब जो लिथुएनिया में जिसको चाहिए होगा उसको लिथुएनिया जाने के लिए वीज़ा भी तो चाहिए होगा, समझ गए फ्रेंड्स। आप कैसे जाएंगे लिथुएनिया, आपके पास तो वीज़ा है ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए जिनके पास अपने पासपोर्ट में शेंजन वीज़ा है, किसी भी कंट्री का 27 कंट्री किसी का भी वीज़ा वैलिड होगा, वो ये ऑप्शन दे सकते हैं कि मैं लिथुएनिया से टीआरपी कलेक्ट कर लूँगा। जिनके पास वीज़ा नहीं है उनको बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया से ही कलेक्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पासपोर्ट में शेंजन वीज़ा नहीं है तो आप लिथुएनिया नहीं जा सकते। नेशनल वीज़ा में ऐसा कुछ नहीं है, आपने वीएफएस में फाइल सबमिट की, फाइल गई, ठीक है। आपको नेशनल वीज़ा में 99% सबका इंटरव्यू होता है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टीआरपी में केस टू केस बेसिस है। फिर से सुनिए फ्रेंड, ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, नेशनल वीज़ा में 99% लोगों का इंटरव्यू होगा, टीआरपी में केस टू केस बेसिस पे है, ठीक है। नेशनल वीज़ा आपकी फाइल गई, वीएफएस ने सबमिट की एम्बेसी में, आपका इंटरव्यू हो गया, आपके बायोमेट्रिक्स ले लिए गए, सब कुछ हो गया टकाटक। आपका अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं फ्रेंड्स, 30 से 45 दिन में ये दोनों चीज़ें आती हैं, नेशनल वीज़ा टीआरपी दोनों आ जाती हैं। अगर आपको एम्बेसी को लगता है, एम्बेसी क्या करती है, आपको मेल भेजती है, इसलिए अपना मेल हमेशा चेक किया करिए, इनबॉक्स स्पैम फोल्डर देखा करिए, कभी कभी एम्बेसी की मेल स्पैम फोल्डर में चली जाती है, तो वो भी आपको चेक करना चाहिए। और जिस दिन समझ लीजिए एम्बेसी ने आपको मेल किया है, उस दिन से क्लॉक जो है फिर से रीसेट हो जाती है। मतलब समझ लीजिए आपने आज सबमिट किया और एम्बेसी ने 15 दिन बाद आपको एक मेल किया, ठीक है, तो आपने उसी दिन अगर डॉक्यूमेंट भेज दिया तो इस दिन से फिर 30 दिन होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा यहाँ है, अगर यहाँ से एम्बेसी को कोई डाउट हो गया तो यहाँ से क्लॉक रीसेट हो जाएगी, अगर आपने डॉक्यूमेंट उसी दिन भेजा है। अगर आपने डॉक्यूमेंट यहाँ भेजा है तो यहाँ से रीसेट होगी। इस चीज़ को समझिए फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अरे मैंने तो इस टाइम पे भेज दिया था। अरे भाई, तो एम्बेसी ने भी तो आपने डॉक्यूमेंट मांगा ना, आपने भेजा क्या? एम्बेसी ने आपने डॉक्यूमेंट यहाँ, आपने यहाँ भेजा, फिर एम्बेसी ने अपना ईमेल पे पूछा ये डॉक्यूमेंट, आपने यहाँ भेजा, तो यहाँ से ये क्लॉक शुरू होगी ना, ये क्लॉक यहाँ से यहाँ आ गई, समझ गए। एज पर लिथुएनिया ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ लिथुएनियन इमिग्रेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, द वेटिंग टाइम इज 90 डेज। 90 दिन का वेटिंग टाइम है, 90 डेज आपको वेट करना है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ, अगर 90 दिन नहीं हुआ है घबराइए मत, अरे मेरा टीआरपी नहीं आया, अरे मेरे, उससे क्या होगा, आप ही की हेल्थ खराब होगी और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ गए फ्रेंड्स। तो देखिए ये हो गया आपका तरीका। अब इसमें एक और कैच है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स, समझ लीजिए एक एम्प्लॉयर ने 20 बंदों को हायर किया और उसको अर्जेंटली वो बंदे चाहिए लिथुएनिया में। एम्प्लॉयर क्या करेगा, लिथुएनिया एम्बेसी न्यू दिल्ली को अप्रोच करेगा और बोलेगा भाई काउंसिल ऑफिसर, डियर काउंसिल ऑफिसर, आई नीड दिस पीपल अर्जेंटली इन लिथुएनिया बिकॉज अदरवाइज इफ दे डोंट कम आई एम गोइंग टू सफर अ मेजर financial and technical loss. If these people don't come, my factory is not going to run. If these people don't come, I will be in great loss. एम्प्लॉयर लिखेगा लिथुएनिया एम्बेसी न्यू दिल्ली को, और लास्ट में एक लाइन एम्प्लॉयर क्या लिखेगा कि प्लीज़ इनको, इनका जो डॉक्यूमेंट सबमिशन है डायरेक्ट लिथुएनिया एम्बेसी में कराइए। अगर आपके एम्प्लॉयर ने ये लिख दिया ईमेल में, आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन नेशनल वीज़ा हो, टीआरपी हो, डायरेक्ट एम्बेसी में होगा। लोगों का हुआ है, आपका भी होगा। आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉयर से ऐसा लिखवाना है कि एम्प्लॉयर ये दिखाए लिथुएनिया एम्बेसी को कि भाई अगर ये बंदे नहीं आए तो मेरी हालत टाइट हो जाएगी। मैं आपको एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूँ। मैं इस चीज़ को इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, बट मैं देसी भाषा में समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग हमारे जो हैं वो देसी भाषा समझते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, अपने एम्प्लॉयर को बोलिए कि वो ईमेल करें, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वो इतनी स्ट्रॉन्ग ईमेल बनाएंगे, आपका वीएफएस बाईपास, सीधा डॉक्यूमेंट सबमिशन एम्बेसी में। एम्बेसी में गए आप, एम्बेसी को ऑलरेडी पता होगा कि आप उस एम्प्लॉयर के ईमेल के थ्रू आए हैं, जल्दी जल्दी आपका काम हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स। देखिए मैंने आपको ए से शुरू किया, जेड तक बता दिया। अब देखिए फ्रेंड, इसी में सब कुछ है, आपको इससे अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप किसी से क्यों पूछते रहते हैं टीआरपी का अपॉइंटमेंट कब आएगा? क्या आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला?
जो मैंने अभी ईमेल बताई लिखने के लिए, आपने नहीं बोला होगा। तो आपने जब अपना ही काम नहीं किया है तो आप दूसरों से क्यों पूछते हैं? लिथुवेनिया जाना आपको है, कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, तो ईमेल कौन लिखवाएगा? आप ही लिखवाएंगे ना। मैं घोड़े को कुआं तक लेके जा सकता हूं, पानी तो भाई घोड़े को ही पीना है, वो घोड़े आप हैं। आप लोग अपना काम स्वयं करना सीखिए, मेहनत करिए फ्रेंड्स, काम हो जाएगा। ठीक है, टीआरपी नेशनल वीज़ा। लेकिन इससे दूसरा तरीका, सिंपल तरीका लिथुवेनिया जाने का क्या है? टूरिस्ट वीज़ा, जो आप लोग समझेंगे नहीं तो मैं इस पर बात नहीं करूँगा। A to Z मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। देखिए वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लीज़ इस वेबसाइट पे, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे है। ये वेबसाइट का लिंक यहाँ देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज़ इसको देख लीजिए। सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए सब कुछ इधर है, मैं भी यहीं से देख के बताता हूँ फ्रेंड्स आपको। ठीक है, सब कुछ इधर है, सब कुछ यहाँ पे है। इस चीज़ को समझ लीजिए। वीडियो पक्का देखिएगा, शेयर पक्का करिएगा फ्रेंड्स। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कर लेंगे तो भला, लेकिन शेयर ज़रूर करिए ताकि लोगों को पता चले कि भाई सही प्रोसेस क्या है। ठीक है मैं, तो ये था लिथुवेनिया टीआरपी A to Z फुल इन्फॉर्मेशन। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछिए, मेरे लाइव सेशन में पक्का आइए, हम डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड अपना एजेंट खुद बनिए।